कैसा रहेगा रियल एस्टेट का बाजार 2024 में। आज मैं आपको इसमें बहुत सारी डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। बहुत सारे डाटा मैंने इकट्ठे किए हैं कि आखिर 2023 और 2024 में क्या अंतर रहने वाला है, क्या मार्केट गिरेगी, क्या मार्केट चलेगी। आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लंबा इसीलिए है क्योंकि मार्केट की एग्जैक्ट सिचुएशन आप समझ पाएँ, और अगर आप एग्जैक्ट सिचुएशन समझेंगे तभी आपको रियल एस्टेट 2024 में कैसा परफॉर्म करने वाला है ये समझ में आएगा। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए आगे शुरू करते हैं और एक एक करके मैं 2024 रियल एस्टेट मार्केट कैसा रहने वाला है, चलेगा या क्रैश होगा, आज इस डिटेल वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा रोकता हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके काम के इस चैनल पे आपको मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। तो प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन रियल एस्टेट मार्केट 2023 के अंदर ऑल टाइम हाई, मतलब सेल्स वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ बायर्स ने जम के खरीदारी करी है, और बहुत सालों के बाद ऐसा टाइम आया है कि जब बायर्स ने जम के खरीदारी करी है। और इंटरेस्ट रेट भी पिछले 6 सालों के कंपैरिजन में करें तो इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर हाईएस्ट पीक के ऊपर थे, लेकिन उसके बावजूद भी खरीदारी 2023 में बहुत हुई है। जो प्रॉपर्टी रेट एक्सपेक्टेड है 2024 में वो करीब 10 से 15% इंक्रीज के, जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कॉस्ट बढ़ रहे हैं और डिमांड घरों की बढ़ रही है, उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कीमतों का बढ़ना भी कहीं हद तक प्रॉपर्टी मार्केट के रेट्स के अंदर कंज्यूम होता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे 10 से 15% कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कॉस्ट बढ़ने के कारण उसकी कीमत रियल एस्टेट प्रॉपर्टी प्राइजेस पे आती भी दिख रही है। 10 से 15% मुझे लगता है कि 2024 में कीमतें यहाँ बढ़ सकती हैं। जो प्रॉपर्टी प्राइजेस टॉप सिटीज़ के हैं जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, वहाँ पर 2024 के हिसाब से, मैं टॉप सिटीज़ मतलब टॉप 7 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ इंडिया के, तो उसमें 10 से 15% के आसपास का इंक्रीमेंट भी दिख रहा है। वैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो शायद कुछ दिनों के लिए मार्केट पॉज करे, तो पॉसिबिलिटी थोड़े दिनों के लिए पॉज के दिख रही है। लेकिन जिस हिसाब से 2023 में परफॉर्म किया है वैसे ही 2024 का परफॉर्मेंस यहाँ नज़र आ रहा है। जैसे मैंने बताया 10 से 15% का यहाँ प्रॉपर्टी प्राइस इंक्रीज भी मेरे को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो आप रिकॉर्ड सेल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में देख रहे हैं, बोथ मैं बात करूंगा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट की बात करें तो डाटा जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो या मिड हाउसिंग हो या फिर लग्जरी हाउसिंग हो, इन सब में बहुत तेजी देखने को मिली है। और कोविड के बाद से लोगों का जो ये आइडिया है कि रेंट से हटके हमें ओनरशिप प्रॉपर्टी की करनी है, इसके पीछे ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ग्रोइंग मिडिल क्लास और रैपिड अर्बनाइजेशन ये फ्यूल कर रहे हैं यहाँ डिमांड ऑफ एफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ने में। और स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रैपिड अर्बनाइजेशन और मिडिल क्लास की इनकम के अंदर ग्रोथ दिख रही है। यहाँ डेवलपर्स भी फोकस कर रहे हैं कि स्मॉलर यूनिट्स बनाएं, क्योंकि इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स अगर स्मॉलर सिटीज़ के अंदर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर आ रही हैं और विद फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान आ रही है, तो यहाँ पर लाइफस्टाइल चेंज करने की चाहत में लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स के अंदर या ग्रुप हाउसिंग्स के अंदर प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं। यहाँ इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उससे एक शिफ्ट आया है बाइंग ट्रेंड के अंदर। लोग अब सस्टेनेबल हाउसिंग सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, ग्रीन बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं, और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के साथ साथ इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आजकल पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। इससे बायर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, और कहीं हद तक एक बैलेंस बन रहा है। मतलब मॉडर्न लिविंग और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्नोलॉजी के साथ ये एक अपने आप में बैलेंस बना रही है। और इसके साथ साथ रियल एस्टेट मार्केट में जो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। होम बायर्स वर्चुअल टूर, ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म या AI पावर्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब चीज़ें यूज़ करके अपने बाइंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर रहे हैं। इससे जो प्रोसेस है बहुत ईजियर हो गया है, स्मूथ हो गया, कन्वीनियंट हो गया है, और इससे ईजिली प्रॉपर्टीज़ मैनेज भी हो जाती हैं। तो बायर्स नए एक्सपीरियंस के साथ अब प्रॉपर्टी मार्केट में उतर रहे हैं।
अब बात करते हैं टीयर 1 सिटीज़ की, जैसे मुंबई, दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, चेन्नई। अगर इन एरिया की बात करें तो इन एरिया में भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में डिमांड बहुत अच्छी रही है। मोस्ट ऑफ दी ऑफिस स्पेसेस की बात करें तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी देखने को मिली है, तो इससे एक मोमेंटम गेन हुआ है। और इस मोमेंटम के पीछे यंग प्रोफेशनल्स का अपने वापस आना है, मतलब ऑफिस में वापस ज्वाइन करना है। इससे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट भी काफ़ी अब हो रही है। मतलब कॉर्पोरेट हब का भरना बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डेवलप तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स को भी इंक्रीज कर रहा है। बड़े ब्रांड जैसे कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो इनका प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है, ऐसे डेवलपर्स पे इन्वेस्टर्स भी बैठ के खेल रहे हैं। अब इन्वेस्टर्स अब बड़ी मात्रा के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी है कि एक से ज़्यादा भी अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, तो इससे सप्लाई भी कंज्यूम हो रही है। अब बात करते हैं टीयर 2 सिटीज़ की। टीयर 2 सिटीज़ जैसे कि अहमदाबाद, चंडीगढ़, इंदौर, सोनीपत, वाराणसी, लखनऊ, अगर हम इनकी बात करें तो इसके अंदर भी डिमांड में अपस्टिक आई है। मतलब डिमांड यहाँ बढ़ी है, और जो सबसे ज़्यादा डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के कारण बढ़ी है। जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, वैसे वैसे लोग पोटेंशियल जो बायर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो इन एरियाज़ में भी अपनी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। और कंजेशन और पॉल्यूशन से बाहर निकलकर अगर टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में देख रहे हैं तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने उन एरियाज़ में भी अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप किया है। अब बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु 2023 के अंदर पर्पल लाइन ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गई है, और इसका जो कॉरिडोर है वो कैनगेडी से लेकर वेस्ट बेंगलुरु, वाइटफील्ड, ये पूरी तरह से अक्टूबर के अंदर ऑपरेशनल हो चुका है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ी हैं। एंड यूज़र वर्सेस रेंटल इनकम वाले इन्वेस्टर्स दोनों इन एरियाज़ में अच्छा खासा रुझान दिखा रहे हैं। आउटस्कर्ट्स के एरिया जैसे KRपुरा, वाइटफील्ड, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर भी ट्रैक्शन इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि मेट्रो जिस हिसाब से ऑपरेशनल हुई है, इन एरियाज़ में भी डिमांड अच्छी खासी देखने को मिली है। और यहाँ एवरेज रेंट 5.8% ईयर टू ईयर इंक्रीज़ देखने को मिला है। स्पेशली साउथ और नॉर्थ बेंगलुरु की बात करें, यहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंटल इंक्रीज़ देखने को मिला है। मतलब 6 से 7% का ईयर टू ईयर ग्रोथ ये प्रीमियम रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स में अपने आप में एक बड़ा इंक्रीज़ होता है। अब बात करते हैं मुंबई की, जहाँ होम बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनकी रुचि काफ़ी बनी हुई है। नवी मुंबई मेट्रो जिस हिसाब से बहुत जल्दी अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है, तो इससे माइक्रो मार्केट जैसे तलोजा, पैंथर, खारगर, बेलापुर, इन सब एरियाज़ के अंदर जो इस रूट के ऊपर आते हैं। अगर हम यहाँ स्पेशल तलोजा की बात करें, जो प्राइस यहाँ पे 6 से 8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट कमांड कर रहा है मेट्रो के शुरू होने से, अभी और इसमें अप्रिसिएशन की गुंजाइश दिख रही है। तो माइक्रो मार्केट भी इस टाइम मुंबई के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही है। और हॉटस्पॉट की बात करें तो एक और हॉटस्पॉट है जो इस एरिया में काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, जिसमें उल्वे का नाम सबसे ऊपर है। नवी मुंबई का उल्वे, यहाँ कनेक्टिविटी जो 21.8 किलोमीटर की मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL से मिल रही है, मतलब जिसका नया नाम अटल सेतु है। ये कनेक्ट करता है मुंबई और नवी मुंबई को, तो वो इस एरिया से पास होकर गुजरता है। तो यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। यहाँ 2 बेडरूम और 3 बेडरूम की डिमांड, जो कि 2 बेडरूम अब तक 1 करोड़ के आसपास था और रेंट 10 से 20 हज़ार रुपये के आसपास चल रहा था, वहाँ पे इस कनेक्टिविटी के खुलने से फ्यूचर में अच्छी खासी डिमांड दिख रही है। और नवी मुंबई एयरपोर्ट इन एरियाज़ को और पुश कर रहा है। आने वाले टाइम में नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे ही खुलता है तो यहाँ प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो नवी मुंबई इस टाइम हॉट स्पॉट बना हुआ है, और जिस हिसाब से अटल सेतु की कनेक्टिविटी हो रही है और नवी मुंबई एयरपोर्ट आ रहा है, उस हिसाब से इस एरिया में आने वाले टाइम में आपको और अच्छी खासी एप्रिसिएशन भी देखने को मिल सकती है। साउथ मुंबई की बात करें तो यहाँ हाई एंड डील्स 2023 के अंदर काफ़ी सारी हुई है, और ये फेमस है यहाँ जो एरिया है अपार्टमेंट और बंगलों के लिए। मालाबार हिल और वालकलेश्वर जो कि साउथ मुंबई के अंदर अच्छा मोमेंटम गेन कर रहे हैं, और ये ट्रेंड एक्सपेक्टेड है 2024 में भी कंटिन्यू रहेगा। बहुत सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स इन एरियाज़ में आ रहे हैं, और यहाँ लिस्टेड प्लेयर जैसे कि लोधा और गोदरेज प्रॉपर्टी ये इन एरियाज़ में अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें के रहेजा और कल्पतरू भी इन एरियाज़ में फ्यूचर में आपको
एक्टिविटी करते हुए दिखेंगे। जो मोस्ट ऑफ द रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं वो करीब यहाँ 35,000 से 1,50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं और यहाँ रेंट 1 लाख रुपए के आसपास इस एरिया में चल रहा है। तो 2024 में ये एरिया अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कमेंसमेंट ऑफ मेट्रो लाइन 2A और 7 धरीसर और अंधेरी के बीच में, यहाँ पर कांदिवली और बोरीवली की लोकेशंस पे भी रेंटल मार्केट में भी उछाल देखने को मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स पॉपुलेशन है जो कम्यूट कर रही है कॉलेज, जिनका अंधेरी है या विले पार्ले लोकेशंस के अंदर है, उनके यहाँ प्रॉपर्टी रेंट पे लेने की गुंजाइश काफ़ी बढ़ने से प्रॉपर्टी रेंटल में इस टाइम अच्छा खासा उछाल फ्यूचर में यहाँ पे दिख रहा है। अब बात करते हैं गुरुग्राम की। यह गुरुग्राम में रियल एस्टेट बायर्स इस टाइम पर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बाइंग कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक एपी सेंटर बना हुआ है इन्वेस्टमेंट का, और गुरुग्राम में स्पेशली द्वारका एक्सप्रेसवे की जब बात करते हैं तो 111, 112, 113 सेक्टर, 110, 109, 108, 107, 106, 104, 102, 103, 99, 88B, 37D, 36A, 36B एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। वैसे यूनियन कैबिनेट ने जो गुरुग्राम के अंदर मेट्रो कनेक्ट की, उससे ओल्ड गुरुग्राम के अंदर भी प्रॉपर्टी खरीदारों की अब काफ़ी ज़्यादा चहक दिखने लगी है। द्वारका एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 9 के पास में जो मेट्रो स्टेशन है, या फिर पालम विहार कृष्णा चौक के पास में जो मेट्रो स्टेशन है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे के पास के मेट्रो स्टेशन है। वैसे पहले 101, 104 तक एक स्पर था जो कि कनेक्टेड था, बाद में उसको चेंज किया गया। तो इससे द्वारका एक्सप्रेसवे पे थोड़ा सा निराशा ज़रूर आई, लेकिन चूंकि मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सेक्टर 9 और कृष्णा चौक दोनों पास पास है द्वारका एक्सप्रेसवे से, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। मतलब इसके कारण यहाँ प्रीमियम और मिड सेगमेंट हाउसिंग के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी के अंदर खरीदारी देखने को मिली। प्रॉपर्टी रेट्स 8 से 20 हज़ार के बीच में चल रहे हैं इस एरिया में, और यहाँ पर रेंटल की बात करें तो करीब 20 से लेकर 50,000 रुपये रेंटल इस एरिया में चल रहा है। और यहाँ सिर्फ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ही नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर भी पिछले 5 सालों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। अगर हम ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करें तो करीब 25 से 36% तक का ग्रोथ यहाँ देखने को मिला है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रोथ है जो द्वारका एक्सप्रेसवे एपी सेंटर पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ न्यू गुरुग्राम भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। न्यू गुरुग्राम के अंदर भी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन पिछले 1 साल में काफ़ी हुई है, और अब जिस हिसाब से नए लॉन्चेस आ रहे हैं उस हिसाब से न्यू गुरुग्राम का नंबर भी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है और 2024 में दिख सकता है। अब बात करते हैं नोएडा की। नोएडा प्रोमिनेंट मार्केट है। सेक्टर 150 की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी प्रॉपर्टी मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट या कुछ रेजिडेंशियल सेक्टर्स यमुना एक्सप्रेसवे के, ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बेनिफिट इन एरियाज़ को मिलता हुआ दिख रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहां होम बायर्स और इन्वेस्टर्स 2024 में इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी मार्केट तलाश कर रहे हैं। इन एरियाज़ में 2 BHK की बात करें तो करीब 60 से 80 लाख के बीच में 2 BHK मिल जाता है, और 3 BHK की बात करें तो वो थोड़ा सा अपर हेड सैंड में, मतलब 80 से 1.25 करोड़ के बीच में 3 BHK भी मिल जाता है। और 2 बेडरूम का यहाँ रेंटल 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ तक आ गया है, और वहीं 3 बेडरूम की बात करें तो 17 से 25 हज़ार रुपये तक का रेंटल भी यहाँ पर है। मतलब डिमांड इस लोकेशन पर काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, और आने वाले टाइम में यहाँ कुछ सर्विस अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स भी हैं जो इन एरियाज़ में आपको आते हुए दिखेंगे। क्या है होराइजन? जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है और जो साइनर्जेटिक रिलेशनशिप है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रियल एस्टेट सेक्टर का, जिस हिसाब से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो रहा है तो उसके आसपास के एरिया में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, और वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली गुरुग्राम कनेक्टिविटी खुलने का फ़ायदा भी इन एरियाज़ में दिख रहा है। तो ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, ये भी रियल एस्टेट एक्टिविटी में अच्छा खासा दमखम दिखा रहे हैं। जिस हिसाब से अटल सेतु से कनेक्टिविटी मुंबई और नवी मुंबई को मिली है, और फ्यूचर में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो नवी मुंबई को फ़ायदा होने वाला है, या मेट्रो लाइन जो मुंबई के अंदर शुरू हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के प्राइजेस को इम्पैक्ट पड़ेगा। पिछले साल भी अच्छी तेज़ी आई है और अगले साल भी तेज़ी देखने को मिलेगी, जिसमें स्पेशल प्रोजेक्ट्स जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका दिखने वाला है वो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भारतमाला, दिल्ली गाज़ियाबाद RRTS
कॉरिडोर जो कि इस साल आपका दिल्ली टू पानीपत या दिल्ली टू धारूहेड़ा भी शुरू होने की उम्मीद है, ऐसे काम के शुरू होने की उम्मीद है। तो इसका इम्पैक्ट इन एरियाज़ में दिखेगा। और साथ में 100 एयरपोर्ट 2024 में जो बनाने की तैयारी की जा रही है, उससे रियल एस्टेट मार्केट में टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर भी दमखम दिखेगा। मतलब यहाँ पर भी डिमांड अच्छी आएगी। तो प्रोमिनेंट नेशनल लेवल डेवलपर हैं, वो इन एरियाज़ को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स भी इन एरियाज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। फिर बात करते हैं कमर्शियल के अंदर क्या चेंज आ रहा है। कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, जैसे कि बिजनेस नीड, जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, रीशेप हो रहा है। मतलब डिमांड एक तरह से एक नई डिमांड क्रिएट हो रही है। और इस ट्रेंड के अंदर फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस, कैटरिंग नीड ऑफ स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर और एस्टैब्लिशिंग बिजनेस सीकिंग फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, जो अगर बिल्डर लेकर आता है तो उनके अंदर डिमांड दिख रही है। मतलब ये एक चेंज है जिसे रियल एस्टेट मार्केट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर ये चेंजेस नज़र आते हैं तो उन एरियाज़ में डिमांड दिख सकती है। एक नई डिमांड है जो ये क्रिएट होती हुई दिख रही है। और सीमलेस कनेक्टिविटी, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ स्मार्ट बिल्डिंग है अगर, और जैसे फीचर्स लाइक डाटा सेंटर, ऑटोमेशन सिस्टम, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये लोगों की अब पसंद है। तो ऑफिस स्पेस में भी एक बहुत बड़ा चेंज, एक शिफ्ट मैं कहूँगा देखने को मिल रहा है। तो इससे बिजनेस अच्छे से ऑपरेट हो पाए, एफिशिएंटली वर्क कर पाएँ। ग्रोइंग डिमांड जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस इस टाइम मांग रही है। और जब हम रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल में ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी बढ़ी है, तो जिससे मॉल्स और रिटेल स्पेस जो है ये थोड़ा सा मतलब यहाँ एंटरटेनमेंट को लेके चीज़ें ऐड ऑन की जा रही हैं, लेज़र को लेके चीज़ें की जा रही है, ऐड ऑन डाइनिंग ऑप्शंस, ये सब जो है कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसे यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंसेस लेकर हम आ सकते हैं तो कहीं हद तक ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसको भी हम टक्कर दे सकते हैं। मतलब जो फोकस है वो अब कंज्यूमर का थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो यहाँ मार्केट को उन चेंजेस जो हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस हिसाब से अगर प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो वो मार्केट में लोगों की पसंद बन सकता है, उससे अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल सकता है। अब बात करते हैं कंसर्न्स की। यहाँ जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ एक की फैक्टर होता है जो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को कहीं हद तक इम्पैक्ट करते हैं। तो जिस हिसाब से अब ग्लोबल इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी हो चुकी है और कहीं पर भी इंटरनेशनल कोई इवेंट होता है तो वो इंडिया को भी अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है, फाइनेंशियल मार्केट को अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के डिसीजंस को भी अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो मार्केट के अंदर बनी हुई 2023 में भी थी और 2024 में भी थी। जैसे कि आपने अभी नोटिस किया होगा, रशिया यूक्रेन वॉर और हमास इजराइल युद्ध या मालदीव के अंदर एक स्टेटमेंट का आना, जिससे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को भी कंसर्न रखना पड़ेगा क्योंकि ग्लोबल फैक्टर बहुत सारे हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लोगों के इम्पैक्ट करते हैं। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के अंदर जिस हिसाब से परसिस्टेंट चैलेंज आए हैं डेवलपर को, जिस हिसाब से रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, जिसमें स्टील, सीमेंट, इन सब की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। तो यहाँ प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को मेंटेन करना, टाइमलाइन को, बजट को मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैलेंजेस इस टाइम पे रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर दिख रहे हैं। तो हमें इन्हें मिटिगेट करना है या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, कॉस्ट इफेक्टिव सोर्सिंग करनी है और नए इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, मेथोडोलॉजीज़ हैं, उनको अडॉप्ट करना है, तब हम इनसे बाहर आ सकते हैं। अब बात करते हैं 2024 में होम लोन रेट्स की। जिस हिसाब से आपने देखा कि एक ट्रेंड बना मार्केट के अंदर, यहाँ लोग सिक्योरिटी को लेकर प्रॉपर्टी बाय करते हैं। फिजिकल एसेट बाय करने की जो मेन वजह थी, वो लोगों को लग रहा था कि कोरोना वायरस जैसे आपदा अगर आ जाती है तो उसमें हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करने से बेटर है कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट की जाए, जिसका रियल एस्टेट मार्केट को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिला। ऐसे बहुत सारे टेनेंट्स जिन्होंने प्रॉपर्टी रेंट पे लेने से ज़्यादा बेहतर विकल्प प्रॉपर्टी को ख़रीदना समझा और लोगों ने जो रेंट है उसे EMI की तरह पे करने की कोशिश की। तो इससे होम बाइंग सेंटीमेंट जो है वो बहुत पॉजिटिव हुआ है। लोग इस समय प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर है, लेकिन 2024 के अंदर उम्मीद जताई जा रही है कि इसके थोड़े से
इंटरेस्ट रेट गिर सकते हैं, तो उसका फ़ायदा रियल एस्टेट मार्केट को अच्छा खासा होगा। मतलब 2024 में इंटरेस्ट रेट अगर थोड़े से गिरते हैं तो इससे लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। तो होम लोन के स्टेबल होने से यहाँ रेजिडेंशियल मार्केट भी डिमांड बढ़ सकती है। मतलब रियल एस्टेट के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 2024 में अगर ये स्टेबल रहते हैं या थोड़े से नीचे जाते हैं तो इससे पोटेंशियल बायर या पोटेंशियल परचेजर और मार्केट में निकल कर आ सकते हैं। अब बात करते हैं लुकिंग बियॉन्ड 2024 तो आपने समझ लिया, लेकिन 2024 के बाद क्या दिख रहा है, मार्केट क्या आगे परफॉर्म करती दिख रही है। बेंगलुरु की बात करें तो ये रेगुलर अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को, यहाँ डिमांड जनरेट होती हुई नजर आएगी। इसमें कमर्शियल स्पेस हो या रेजिडेंशियल हो। उसी का टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ की बात करें तो इसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और सबसे ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो इंडस्ट्रियल जोन के आसपास है उसमें भी अच्छा खासा आने वाले टाइम में लोगों को प्रॉपर्टी पे रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है। फिर जब हम लग्जरी की बात करते हैं, लग्जरी का सेगमेंट जो है वो 1.5 करोड़ प्लस की प्रॉपर्टी लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होने लगी है। तो जब हम लग्जरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसकी डिमांड कंटिन्यू रहेगी और सबसे ज़्यादा HNI इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट 2024 में भी कंटिन्यू रहता हुआ दिख रहा है मेरे को। रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ प्राइम लोकेशन अगर है या इनोवेटिव कंसेप्ट के साथ में, हाई एंड बेटर टेक्नोलॉजी के साथ में अगर कोई कमर्शियल स्पेस आ रहा है तो उसमें अच्छी खासी डिमांड दिख सकती है। वहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी लेकिन अगर वही पुराने ढर्रे पे चीज़ें बनती हैं तो कहीं हद तक कमर्शियल बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म ना करे। मतलब एक ऑनलाइन जो कंपटीशन है वो कमर्शियल को मिलता हुआ दिख रहा है। इंडिया के हाउसिंग मार्केट साइज़ की बात करें तो $30 बिलियन 2025 तक ये पहुंचता हुआ दिख रहा है और इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और इसके अभी और इंक्रीज होने की उम्मीद है। करंट साइज एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन, मार्केट साइज रियल एस्टेट की बात करें तो अभी 2017 में ये करीब $180 बिलियन था और 2025 के अंदर ये करीब $650 बिलियन तक होने की उम्मीद है। वहीं 2017 के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर करीब 6% इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था और 2025 तक एस्टीमेट है कि रियल एस्टेट 13% जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। ये इकोनॉमी के अंदर लार्ज कंट्रीब्यूटर साबित होगा। तो अगर रियल एस्टेट चलता है तो इसका फ़ायदा सभी सेक्टर्स को मिलता है। तो रियल एस्टेट का चलना बहुत ज़रूरी है और जिस हिसाब से इसकी प्रोजेक्शन की जा रही है 13% के आसपास 2025 तक, ये अपने आप में एक बड़े नंबर्स हैं जिसका फ़ायदा रियल एस्टेट मार्केट को काफ़ी मिलता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं ग्रोथ ट्रेंड की। जी हाँ, रियल एस्टेट मार्केट का जो ग्रोथ है वो अभी अच्छा खासा दिख रहा है, जिस हिसाब से 5.8 ट्रिलियन 2047 तक, मतलब $5.8 ट्रिलियन 2047 तक पहुंचने की उम्मीद है। और लास्ट ईयर नाइट रैंक और नायरेटको की रिपोर्ट की बात करें तो लास्ट ईयर $477 बिलियन था और ये अब 5.8 ट्रिलियन 2047 तक पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड अभी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जिस हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही है, कई जगहों पे ये लगता है इलॉजिकल भी है, क्योंकि एरिया के अंदर लिमिटेड ग्रोथ में बायर रेडी रहता है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ा दी जाते तो लोग चाह के भी प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पाते। तो अगर रीजनेबल प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइस इंक्रीज होंगे तो मार्केट में इस टाइम बहुत सारे प्रॉपर्टी बायर्स हैं, मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर बेहतरियाँ कीमत बगैर किसी वजह के बढ़ा दी जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोगों की रीच से वो दूर हो जाएगी, और रीच से दूर हो जाएगी तो मार्केट स्टेबल हो जाती है और टाइम उसे ठीक करता है। तो ऐसी सिचुएशन डिमांड को रोकने के लिए डेवलपर द्वारा मैं चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन ना आए और रियल एस्टेट मार्केट अच्छा परफॉर्म करता रहे। तो जो सप्लाई साइड में लोग हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मार्केट कंटिन्यू चले, उसके लिए रीज़नेबल प्राइस इंक्रीज़ हो। अगर डिमांड है तो प्राइस इंक्रीज़ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो रीज़नेबल होगा तो और प्रॉपर्टी बायर्स अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा सेल होगी और रियल एस्टेट का चलना
इंडियन जीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। देखिए, रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जैसे मैंने बताया फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ की बात भी कई बार आती है। तो ऐसे में आपकी जो गवर्नमेंट है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसे उन रिस्क को अवॉइड कर रही है। जैसे कि मैंने बताया, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बहुत हुआ, लेकिन इंडिया ने उसे अच्छे से मैनेज कर लिया। कोविड के अंदर पूरा वर्ल्ड इम्पैक्टेड हुआ, लेकिन इंडिया ने उसे अच्छे से मैनेज किया। तो इंडियन गवर्नमेंट कितना अच्छे से मैनेज कर पा रही है कोई भी इंटरनेशनल इवेंट को, इससे भी रियल एस्टेट की मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो रियल एस्टेट अभी पॉजिटिव 2024 में दिख रही है, लेकिन गवर्नमेंट का अच्छे से उसे मैनेज कर पाना, मतलब गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव्स ही इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, उसी से मार्केट डायनामिक्स इंप्रूव होते हैं। मार्केट में अफोर्डेबिलिटी गवर्नमेंट की पॉलिसीज से आती है। जैसे गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लान कर रही है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को एक नए रूप में, क्योंकि अर्बन पुअर को भी इसकी ज़रूरत है, तो उसके लिए अर्बन पुअर के लिए एक नए तौर पे, नए तरीके से उसे लेकर आने की कोशिश करिए। तो इससे लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का आना बहुत ज़रूरी है और वो भी ओवरऑल ग्रोथ में अच्छा खासा पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ लैंड प्राइजेस जब तक स्टेबल नहीं होंगे तब तक अफोर्डेबल हाउसिंग का आ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग आम आदमी को घर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सरकार को कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण कदम यहाँ उठाने चाहिए। और जिस हिसाब से अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, या HNIs या अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इंडस्ट्री अब करेक्शन मोड में है, नए शिफ्ट की तरफ आगे बढ़ रही है। तो उसमें सप्लाई साइड को उसे समझना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और नई एडवांसमेंट के साथ में नई जो बायर्स की नीड है उस हिसाब से नए प्रोडक्ट को लेके आना पड़ेगा। तो अच्छा रियल एस्टेट परफॉर्म कर सकता है। कैसा लगा आपको मेरे द्वारा ये बनाया हुआ इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।